बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब को हीरो बनाने का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से भी बयानात आ रहे हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिखाना चाहती है कि जैसे वो बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और वो अवाम के बड़े हक़ में हैं और वो फ़ौजी मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं, ताकि उन्हें मकबूलियत मिल जाए। फजलुर रहमान साहब को हो सकता है गिरफ़्तार भी किया जाए, कुछ मुकदमात करके ड्रामा किया जाए और इस ड्रामे की उनको बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक जो है वो माइलेज मिलेगी, ऐसा लगता है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि लोग इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को दूर रखे हुए हैं और उनको बड़े गिले और शिकवे हैं, बल्कि नफ़रत करते हैं। और ये नफ़रत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की अपनी फैलाई हुई है और उस नफ़रत का मौलाना फजलुर रहमान साहब को फ़ायदा उठाना है और एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से उठाना है। और ये ऐसे ही है। फजलुर रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है, मौक़िफ़ की हमायत ज़रूर की जाएगी और सबको करनी चाहिए कि उनका मौक़िफ़ ये वाला ठीक है। लेकिन फजलुर रहमान साहब का जो किरदार है वो हमेशा से मशकूक रहा है। फजलुर रहमान साहब ने अपने किरदार को जिस तरीके से हमेशा वो यू टर्न लेते हैं उससे मशकूक खुद बना दिया है। फजलुर रहमान साहब माजी में खुद ही एतराफ़ करते रहे कि मैंने जर्नैलों के कहने पर काम किया, मैंने जर्नैलों के कहने पर हुकूमत गिराई, मैंने जर्नैलों के कहने पर हुकूमत बनाई और वो सारी चीज़ों के अंदर शामिल थे जो गंद पाकिस्तान के साथ मारा गया। एक दफ़ा नहीं कई मरतबा मारा गया और हमेशा फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम करते रहे, अक्सर एस्टेब्लिशमेंट की ए टीम के तौर पे भी काम करते रहे और एस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजलुर रहमान स्टेटस को ये सारा कुछ एक ही है। लेकिन फ़िलहाल हीरोगिरी का एक सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मार्केट में लॉन्च किया गया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट इनकलाबी हीरो बनाकर। लोग इस पे बिलीव नहीं करते। मैंने सर्वे करवाया था तो 90% लगभग लोग ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब बिल्कुल इनकलाबी आदमी नहीं है और ये सारी जालसाजी है। अब फजलुर रहमान साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं इनकी खोपड़ियों के अंदर इनके मगज़ को जानता हूँ। हाँ जी, आपने उनके साथ टाइम गुजारा हुआ है तो आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। ये जालसाज है। हमें इतना मालूम हो गया है कि असल रुकावट कहाँ पे है, इसीलिए निशाने पर वही लोग हैं। यानी ये एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं कि जनाब रुकावट यहाँ पे है फ़ौज में, तो हम निशाने पे भी हमने उनको रखा हुआ है। दीन इस्लाम और तालीमात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अच्छा, ये फटाफट मौलवी जो है ना, ये इस्लाम को बीच में ले आते हैं। जब भी कभी मौलवी का मामला आता है ना, मौलवी फटाफट इस्लाम को बीच में डालता है। फ़ौज का मामला आएगा ना, वो फ़ौरन गद्दारी का फतवा देंगे। यानी जैसे ही आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौजी जर्नैल के खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो आप फौरी तौर पे गद्दार करार दे दिया जाएगा आपको। फौजी के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो वो कहेगा जी आप गद्दार हैं। किसी फौजी के साथ आपका जाती मामला भी हो जाएगा ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो कहेगा गद्दार है। रिटायर फौजी के साथ भी हो जाएगा ना, वो कहेगा तुम तो वही गद्दार। तो फौजी के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो कहता है गद्दार है। सियासतदान जो है उसके साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम करप्ट हो, तुम करप्ट हो। और इसी तरह मौलवी के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम इस्लाम के दुश्मन हो और तुम दीन के खिलाफ साजिश कर रहे हो। तो एक्चुअली इन सारे लोगों को पता है कि ये सारा कुछ जो खुद करते हैं ना वो दूसरे पे डाल देते हैं। ये साइकी है ना, ह्यूमन साइकी है। बहरहाल मौलाना साहब इस्लाम को बीच में ले आए। उन्होंने कहा हम जिंदा हों और हमारे सामने कुरानी उलूम को दफन किया जाए। कौन कर रहा है भाई दफन कुरानी उलूम को? थोड़ा अरसा पहले तो आप कह रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाफ़िज़ कुरान है और आप उनकी तारीफें कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं जी कुरानी उलूम को दफन कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? दीनी मदारस को अवामी धारे में लाना चाहते हैं, बड़ी तनकीद वगैरह उन्होंने की। देखिए फजलुर रहमान साहब ने कई मरतबा ना, अब बिल्कुल उनके भाई ने एक दावा भी कर दिया। उनके भाई ने कहा जी कि जुर्रत है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब पे पर्चा दो ना पर्चा देकर दिखाओ ना पर्चा। देखिए जो फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दिया ना, इसका आधे से आधा स्टेटमेंट अगर इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खानम या कोई और दे देता या कोई ईमान मज़ारी जैसी पाकिस्तान की बेटी दे देती या मारंग बलोच जैसी बलोचों की, पाकिस्तानियों की एक काबिल फ़ख्र बेटी इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे देती, या यास्मीन राशिद साहिबा जो इस वक्त एक माँ की तरह दिखाई देती है पाकिस्तानियों को, या वो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देती, तो अब तक पर्चों पे पर्चे और गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो जाती। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ ये नहीं किया जा रहा। लेकिन डिमांड उनकी पार्टी की तरफ से आ रही है कि यार बात बन नहीं रही। हमने काफ़ी जोर लगाया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने का, लोग यकीन नहीं कर रहे, लिहाजा अब गिरफ्तारी करें, आप पर्चा दें। तो अब उनका भाई जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि जुर्रत है तो मौलाना फजलुर रहमान पे पर्चा दो ना पर्चा, देते क्यों नहीं है पर्चा दो। और उनका बेटा भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है, उनका भाई भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है। और बल्कि उनके भाई ने कहा वहाँ पे सेनेट में खड़े होकर के कबायली लश्कर बनाने का क्यों कह रहे हो, क्या वजह है कबायली लश्कर बनाने का कहते हो? इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी पुलिस है, एफसी है, रेंजर्स है, सब है। ये बात बल्कि महमूद खान अचकज़ई ने भी की है। ये सब लोग ये बात कर रहे हैं कि कबायली लश्कर क्यों बनाए। अचकज़ई साहब ने तो हवाला दिया मीटिंग का कि जहां पे आला सतही मीटिंग में कहा गया कबायलियों को, लोगों को कि जनाब आप बनाए जरगे, आप बनाए वो लश्कर बनाए आप।
लश्कर बनाए, हथियार आप उठाएं, हम आपके साथ हैं। अब ये जो लश्कर बनाने की बात की जा रही है, इतनी बड़ी फौज है पाकिस्तान के पास, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस है, एफसी है, लेवीज हैं, रेंजर्स हैं, इतनी सारी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सब कुछ है। इसके बावजूद आपको लश्कर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, लश्कर बनाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लश्कर में आम लोग होते हैं, तो जब लश्कर बन जाएगा तो आम लोगों की सपोर्ट ऑपरेशन के हक में आ जाएगी, और जब लश्कर बन जाएगा तो आम लोगों की तरफ से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो मिलना शुरू हो जाएगी। उससे पहले वो मिलती नहीं है। अब इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा इशू बलूचिस्तान में और कबायली इलाकों में यह है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो माजी में इनको बहुत मिलती थी, मालूमात मिलती थी, खुफिया मालूमात मिलती थी, इंटेलिजेंस गैदरिंग होती थी, वो अब नहीं होती। लोग कोऑपरेट नहीं करते, मकामी लोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑपरेशन के सख्त खिलाफ हैं, वो ऑपरेशन होने नहीं देना चाहते। और ऑपरेशन ना होने देने की वजह यह है कि इससे पहले जितने ऑपरेशन हुए उनमें जितने वादे किए गए वो सारे वादे तोड़ दिए गए। लोगों को उनके घरों से निकाला गया, वापस लाकर बसाया नहीं गया। लोगों के घर तोड़ दिए गए, कारोबार तबाह कर दिए गए, वापस उनकी मदद नहीं की गई। लोगों के साथ जितने भी वादे किए वो पूरे नहीं किए, बल्कि जो लोग लश्कर बना रहे थे वो लोग टारगेट किलिंग में बाद में मारे गए। लिहाजा अब लोग ऑपरेशन के खिलाफ हो चुके हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर तनकीद करने में सबसे आगे जो इस वक्त कमर बस्ता एक मुजाहिद, वो ताहिर अशरफी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के महाज के ऊपर कमर बस्ता मुजाहिद है, और जो आगे वाली सफ़े हैं उनके अंदर ये इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, जहाद कर रहे हैं ताहिर अशरफी साहब। और हर जगह प्रेस क्लब में जाते हैं, हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर जगह पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर जगह पे वो फील्ड मार्शल की तारीफ़ें दिन रात एक किया हुआ उन्होंने, वो तारीफ़ों पे तारीफ़ें कर रहे हैं। और शोहदा के लिए वो रोते भी हैं, बिलकते भी हैं, बहुत परेशान होते हैं। ताहिर अशरफी ये एक्चुअली क्यों कर रहे हैं? ताहिर अशरफी को ना कई मरतबा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और उनकी पार्टी ने शर्मिंदा किया माजी में। ये एक दिन बैठे हुए थे, इनको उठा भी दिया, उठो भाई निकल इधर से। तो ताहिर अशरफी साहब बैठे थे बड़े चौड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो फजलुर रहमान साहब आए तो इनको उठा के खड़ा कर दिया, इनको वहां निकाल दिया साइड पे। तो बेचारे वहां से निकले बड़ी शर्मिंदगी के साथ, वो भी शर्मिंदगी है। फिर ताहिर अशरफी ने कई दफ़ा कहा जी मैं उलमा का जो है वो नुमाइंदा हूँ, और मैं जनाब इतने सारे उलमा का मैं उनकी आवाज़ हूँ, और सारे उलमा मेरे साथ हैं। लाखों उलमा की तादाद बता देते हैं वो फिर उलमा इकराम ने, फजलुर रहमान ने, इन सारों ने कहा जी ये किधर से आ गया, ये तो जितने बंदे कह रहा है, जितने लाख कह रहा है, उतने बंदे नहीं इकट्ठे कर सकता। तो ताहिर अशरफी साहब की बड़ी बेइज्जती की इन्होंने कई दफ़ा। जो जमीयत उलमा इस्लाम वाले मौलवी हैं, इन्होंने बहुत बेइज्जती की ताहिर अशरफी की। अब वो ताहिर अशरफी के पास मौका आ गया बदला लेने का। खुद तो वो लड़ नहीं सकता, फजलुर रहमान से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो ताहिर अशरफी को मौका ये मिल गया कि जनाब अब क्योंकि थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई फजलुर रहमान की, चाहे जालसाजी है जो भी है, या मिल मिला के लड़ रहे हैं, या नूरा कुश्ती है, जो भी है, ये लड़ाई हो गई है, तो इसका हम फायदा उठा के ना मैं फौज के साथ मिलकर इससे बदला लेता हूं। तो ताहिर अशरफी साहब बदला ले रहे हैं। देखिए, शोहदा का कोई उनके दिल में दर्द या दुख नहीं जाग रहा। अगर ताहिर अशरफी के दिल में शोहदा का दुख जाग रहा होता तो शोहदा की लाशें पड़ी हुई है, यूनिफॉर्म वाले शोहदा थे, वो भी पाकिस्तान के बेटे थे, उनकी लाशें पड़ी हुई है पहाड़ों में भी और वहां पे सड़कों पे भी। जाके उनकी लाशों पे बैठ के नुहाखानी करे, वहां पे जाके रोए, वहां पे जाके कहे कि जनाब ये लाशें मेरे शोहदा की हैं, जाकर उनके मातम करे ना, वहां पे जाकर रोए, वहां पे जाकर कहे। किसी और शहर में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने से बेहतर है कि ताहिर अशरफी ने अगर रोना है तो वो कोयटा में उस सड़क पे चला जाए जहां पे इस वक्त 30 से ज्यादा शोहदा की लाशें पड़ी हुई हैं और लवाहिकीन बैठे हुए हैं, और वो बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। वो एक बहन है, उसने बताया कि उसके भाई के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दी। ये बाकायदा स्टेटमेंट है मेरे पास। वो बहन बता रही है कि मेरे भाई के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दी, और हम एम्बुलेंस मांग रहे थे, सरकार ने हमें एम्बुलेंस भी नहीं दी और मना कर दिया। यानी अगर तुम हमें लाशें नहीं दोगे तस्वीरें बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, तो हम तुम्हारी लाशों के लिए एम्बुलेंस भी नहीं देंगे। और उस बहन ने जो बात की है वो बड़ी तकलीफ दे है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। उसने बताया कि हमने शादी वाला जोड़ा बेचा है, जो महंगे कपड़े थे वो कपड़े बेचे, और वो कपड़े बेचने के बाद हम ने गाड़ी ली है। 15,000 रुपये में हमने वो कपड़े बेचे, और 15,000 रुपये में कपड़े बेचने के बाद हमने वो गाड़ी ली है किराए पे, और उसके ऊपर हम अपने भाई की लाश को लेकर गए। ये शोहदा के साथ किया जा रहा है। ये तौहीन नहीं है शोहदा की, इस पे ताहिर अशरफी एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। ये सिर्फ फजलुर रहमान से अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं और कोई मसला नहीं है। शादी का जोड़ा देकर 15,000 रुपये हासिल किया और भाई की मैयत लाने वाली गाड़ी का किराया अदा किया। ये बहन के अल्फाज हैं। तो यहां पे क्यों नहीं रोता ताहिर अशरफी?
शोहदा की लाशों को, मैयतों को पहाड़ों में पड़े रहने देना 3 दिन तक, ये शोहदा की तौहीन नहीं है? DGISPR ने और पुलिस ने यह दावा किया और बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी दावा किया। एक दिन पहले वो दावा करते हैं कि जनाब हमने क्लियरेंस ऑपरेशन कर दिया है, और एक दिन के बाद दहशतगर्द बुलाते हैं कि जनाब आ जाएं और आके अपनी लाशें उठाकर ले जाएं, और लोग जाते हैं दहशतगर्दों के साए में, वहां पे उनकी तलाशी ली जाती है, वो फिर वहां से अपनी लाशें उठा के वापस आते हैं, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन एक दिन पहले हो चुका है। भाई क्लियरेंस ऑपरेशन का मतलब ये हमने पहाड़ी इलाका सारा क्लियर कर दिया है, दहशतगर्द या तो मारे गए हैं या भाग गए हैं, वहां पे अब सारा कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस का है। दावा ये किया था DGISPR ने और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके एक दिन के बाद दहशतगर्द कहते हैं भाई हम यहीं पे आपकी लाशें पड़ी हुई हैं, आगे उठाकर ले जाओ, और खबरदार कोई जवान आदमी आया या हथियार लेकर आया तो फिर वहां पे बुजुर्ग लोग सफेद दाढ़ियों वाले जाते हैं और जाके लाशें उठाते हैं। बलूचिस्तान का जो वजीर दाखिला है ज़िया लांगू, उसको एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट है हमारे बड़े अच्छे, उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने कुछ सवालात किए, तो आप उसका मौक़िफ़ देखें, आपको हैरत होगी। उसने कहा जी दहशतगर्दों ने क्योंकि हमसे रब्ता नहीं किया इसलिए हम लाशें उठाने नहीं गए, उन्होंने कबाइल से रब्ता किया इसलिए कबाइल लाशें उठाने गए, डूब के मर जाओ। कि दहशतगर्द कबाइल को कह रहे हैं कि आके लाशें उठा लो, हालांकि आप एक दिन पहले कह चुके हैं कि क्लियरेंस ऑपरेशन हो चुका है, सारा इलाका क्लियर है, हमने क्लियर कर दिया, हमने तो मगवी भी बाजियाब करवा लिए हैं, और लाशें एक दिन के बाद आई हैं। और वो भी वो अपने मुंह से कह रहा है कि क्योंकि दहशतगर्दों ने खुद रब्ता हमसे नहीं किया, हमें अगर दहशतगर्द अर्जी भेज देते या रिक्वेस्ट कर लेते कि आगे लाशें उठा ले तो हम जाके उठा लेते, उन्होंने हमें नहीं कहा, उन्होंने कहा कबाइलियों को, तो कबाइली गए और जाके उन्होंने लाशें उठा ली। ये है इस वक्त बलूचिस्तान की सरकार जिसको मुसल्लत किया एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में भी मुज़ाहमत जारी है, वहाँ पे इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि वो वहाँ पे हुकूमत बना लेंगे। बिलावल बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिलावल ने मुतालबा किया कि जनाब कश्मीर बंद है पूरा, तो कश्मीर को खोला जाए। ये किससे मुतालबा किया? भाई हुकूमत तो तुम लोगों की है वहाँ पे। फैसल राठौड़ किसका वज़ीर आज़म है? पीपल्स पार्टी किसकी सियासी जमात है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, उसी ने कलअदम करार दिया, उसी ने सरों के ऊपर इनाम रखा, उसी ने सिक्योरिटी फोर्सेज को बुलाया, उसी ने रास्ते बंद किए, उसी ने खुराक बंद करवाई, उसी ने गोलियां चलवाई, उसी ने बंदे मरवाए, उन्होंने ये आईजी लगाया हुआ है और आईजी हर जगह पे दंदनाता फिर। ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने किया और बिलावल वहां जाके अपोजिशन बन गया कि जनाब आलमी सतह पे सालसी करवाने वाले यहां पे भी नजर करें। क्यों भाई? आजाद कश्मीर एक अलग इलाका है, उसकी एक अलग टेरिटरी, उसका अपना एक अलग आइन सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ उसका अपना एक अलग है। और आपकी वहां पे हुकूमत है, अमन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पे आपने बुलाई इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेज, आप जवाब दें आपने क्यों बुलाई? ये ऑपरेशंस आपने और आपकी सरकार ने करवाए, आप जवाब दें आपने क्यों करवाए? यानी ये वहां बैठ के टिल्ले मुंह के साथ अपोजिशन बन जाएंगे और हम सारे यकीन कर लेंगे कश्मीरी बेवकूफ हैं, वो रोटी को चोची कहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये खुद हुकूमत में है। बिलावल की हुकूमत है और बिलावल मुतालबा किससे कर रहा है? फील्ड मार्शल से, शहबाज शरीफ से मुतालबा कर रहा है। और भाई तुम्हारी यहां पे हुकूमत है, तुम एक नोटिफिकेशन जारी करो, ये कलअदम का स्टेटस खत्म करो ना उनका, एक नोटिफिकेशन दूसरा जारी करो, इनके ऊपर जाली मुकदमे खत्म करो, एक और नोटिफिकेशन जारी करो, ये जाली सीटें जो है इनको भी खत्म करो, ये जो जालसाजी जिसके ऊपर वो कहते हैं जी हमारा मैंडेट कब्जा कर लेते हैं, वो भी नोटिफिकेशन जारी करो, एक और नोटिफिकेशन जारी करो, फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज को वापस भेजो, एक और नोटिफिकेशन जारी करो, इनके जायज मुतालबा तस्लीम करो, बात खत्म हो जाती है। भाई हुकूमत में बैठ के किससे डिमांड कर रहा है? ये बिलावल की चालाकी है। वो हुकूमत में भी बैठता है और अपोजिशन भी बनता है। इसी तरह वो वफाकी हुकूमत में हर तरह की सपोर्ट देगा, बजट भी पास करवाएगा, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ भी मजबूत करेगा। वो बड़े जरदारी ने कहा भी था, तो बिलावल जरदारी ने यही सारे काम किए हैं, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ ये अपोजिशन बनने का ड्रामा भी करते हैं कि हमारी सियासत जिंदा रहे। लेकिन कश्मीरी बड़े तेज हैं। सरदार तनवीर इलियास ये ज़्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये अपने हल्के में गए तो अवामी मुज़ाहमत का उनको सामना करना पड़ा और पॉलिटिकल एक्टिविटी जिस तरह वो करना चाहते वो नहीं कर पाए। लोगों ने कंपेन को रोका, उसमें रुकावटें डाली। ये नाजरीन सूरत-ए-हाल है आज़ाद कश्मीर में। लोग वहाँ पे डटे हुए हैं और अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आप हमें 5-6 दिन का टाइम दे दें। तो अब उन्होंने 22 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। 22 तारीख को अगर लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल दोबारा ख़राब हो जाएगी। और फिर 27 तारीख को जो इलेक्शन का एक ख्वाब देखा है और बिलावल को वहाँ पे हुकूमत बनाकर देनी है, बिलावल ने अपना वज़ीर आज़म लेकर आना है आज़ाद कश्मीर में। बिलावल ने कहाँ से लेकर आना है? वैसे तो वहाँ पे जो वज़ीर आज़म आएगा वो एस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा आएगा। एस्टेब्लिशमेंट सीटें इस तरीके से बांटेगी कि कुछ दे देगी
बिलावल को दे देगी, कुछ किसी और जगह पे दे देगी, कुछ आईपीपी को दे देगी, कुछ इधर पीएमएलएन को दे देगी। वो इस तरह का मतंजन बनाएंगे कि फिर वो अपना बंदा देंगे कि जनाब आप ये वाला बंदा अगर वजीर आजम बना लेते हैं तो हम आपको ये वाले वोट दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बंदा तो वहां पे एस्टेब्लिशमेंट ने अपना लेकर आना है अगर वो इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गए तो। और अगर इलेक्शन का पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया आजाद कश्मीर के अवाम ने कि नो राइट्स नो वोट, नो जस्टिस नो वोट, आप इंसाफ नहीं दे सकते, हमारे हुकूक नहीं दे सकते, तो हम वोट नहीं दे सकते। अगर आज़ाद कश्मीर ने यह रवैया अपना लिया तो और बड़ी मुसीबत बनेगी। जावेद हाशमी साहब की एक वीडियो में देख रहा था। अब इस वीडियो की मैं तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने सिर्फ उनके अकाउंट के ऊपर यह वीडियो देखी, और 1 घंटा पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 1 घंटा पहले उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की। उसमें बताते हैं जी हमारे इलाके की बिजली काट दी गई है, बहुत सारे घरों के मीटर उतार लिए गए हैं, 30-40 के करीब जो है वो डबल केबल डाले आ गए हैं, रेंजर्स है और पुलिस है, और ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपना सामान तैयार कर लिया, मुझे किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। दवाइयाँ मेरी ख़त्म हो गई हैं, मैं दवाइयाँ दोबारा मंगवा लूँगा, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मैं डट के सामना करूँगा। ये जावेद हाशमी साहब ने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया है। नाज़रीन एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये खातून है, खैबर पख्तूनख्वा की खातून है, माजी में ये एमएनए भी रही हैं। ये जो खातून है ना, इसने इमरान खान पे बड़ा गंद उछाला था, बड़ा कीचड़ उछाला था। उस वक्त ना फजलुर रहमान साहब की पार्टी बड़ी खुश थी। अब इस औरत ने फजलुर रहमान साहब पे कीचड़ उछाल दिया है और अब फजलुर रहमान साहब के मुखालिफिन बड़े खुश हैं। तो मैं ना फजलुर रहमान साहब को, उनकी पार्टी को, इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को और बाकी सारी पार्टियों को एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसी औरतों को और इनके हैंडलर्स को रोकें, वरना बारी बारी सबकी बारी, ये सब पे कीचड़ उछालेंगी, सबको गंदा करेंगी, सबके साथ ज्यादती करेंगी। तो ऐसी औरतों को और इनके हैंडलर्स को, उनको रोकें, वरना बारी बारी सबकी बारी। कल इमरान खान था, आज फजलुर रहमान है, उससे पहले कभी नवाज शरीफ था। एक दौर में बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो नंगी तस्वीरें बनाकर नवाज शरीफ ने फेंक दी थी। तो ये बारी बारी सबकी बारी आएगी। ये जो हैंडलर्स हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के, इनको रोकें और ऐसी औरतों को भी रोकें जो ये गंद फैलाती हैं। एक औरत ने इमरान खान के खिलाफ भी पूरी किताब ही लिख दी थी, आपको याद होगा। तो ये इस तरह की औरतें आती हैं, लॉन्च होती हैं, कार्रवाई डालती हैं, निकल जाती हैं। नाज़रीन कल एक मजदूर ने खुदकुशी कर ली पाकिस्तान में, पंजाब में, और मजदूर ने खुदकुशी की इस वजह से कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया था। वो बिजली का बिल अदा कर नहीं पा रहा था, तो उसने जगह जगह जाके मिन्नत तरला किया कि मेरा बिल ठीक कर दें। वो दौड़ता भागता रहा और बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की। धक्के खाने के बाद फिर उसने अपनी जान दे दी। तो एक गरीब आदमी ने, एक मजदूर ने खुदकुशी की है, और इस तरह के वाक़यात तवातर के साथ होते चले जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज फिर नेपरा ने दरखास्त जमा करवाई है कि बिजली का बिल मजीद बढ़ा दिया जाए, कम से कम 2 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए। और इससे शहबाज शरीफ जो है बड़ी स्पीड के साथ, शहबाज स्पीड, बड़ी स्पीड के साथ अवाम को 18 अरब रुपए का मजीद चूना लगाएगा। यह है नाजरीन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल, और इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। मैं ताहिर अशरवी से पूछता हूँ, मुझे बताया ना कि ये जो मजदूर है जिसने खुदकुशी की है, इसके लिए भी उसके आंसू निकलेंगे, कभी रोएगा इसके लिए भी, तो इसके बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि ये बात फील्ड मार्शल को या शहबाज शरीफ को पसंद नहीं आएगी। लिहाजा ये जो सरकारी मौलवी होते हैं ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता। ये वही करते हैं जो इनको इनके आका कह रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कहते। हमारे देखें ना अदालतों में ऐसे बंदे आकर बैठ गए हैं। ये स्टेटमेंट आप देखें, ये कितना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये आईनी अदालत के सरबराह हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान। जरा स्टेटमेंट सुने आप। आईने पाकिस्तान हर शहरी को मसावी हुकूक की जमानत देता है। जज साहब, आपके कुलीग के बेटे ने 2 बेटियां सड़क पे कत्ल की हैं गैर कानूनी गाड़ी चलाते हुए, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। 4 दिन आप अंदर नहीं रख सके उसे। जज साहब, डार फैमिली का जो गैंग है, उन्होंने खवातीन को बाहर से बुला के रेप करवा दिया है। उन खवातीन से जबरदस्ती वीडियो बनवाई जा रही थी। आप इंसाफ नहीं दे सके उन्हें, और ईमान मजारी को आपने फटाफट 17 साल की सजा सुना दी। यह आपका इंसाफ है, यह आपका आइन कहता है। आइन अगर सबके लिए बराबर होता तो किसी के पास इस्तिस्ना ना होता। आपके आइन को जिस बुनियाद पे बनाया गया था वो करारदाद मकासद है, जिसमें यह लिखा है कि कोई भी आइन में तरमीम या तब्दीली ऐसी नहीं हो सकती, कोई ऐसी शिक नहीं हो सकती जो इस्लाम से मुतसादिम हो। इस्तिस्ना तो इस्लाम में है ही नहीं। तो आपके फील्ड मार्शल ने और
सदर जरदारी ने इन्होंने इस्तिस्ना कैसे ले लिया, वो भी ताहयात? इसका जवाब है आपके पास? तो आईने पाकिस्तान हर शहरी को मुसावी हकूक